गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत जो है आपका जो सब्जेक्ट है मैन्यूज फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है जो है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि पोषक तत्व उपयोग क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक जो है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ जो है छात्रों कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं वो हमारे पौधों को जो है जब उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उनके कई कारण होते हैं जो हम आपको जो है इस टॉपिक में जो है बतलाएंगे छात्रों जो है। ठीक है, क्योंकि पोषक तत्व हमारे जो है कई चीज़ों को जो है प्रभावित के कारण पौधे जो है यूटिलाइजेशन या उपयोग नहीं कर पाते हैं, जो कि उनकी जो है विकास और संरचना और फलन फूलन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर देखा जाए जो मुख्य कारक होते हैं जैसे हो गया जुताई हो गया, कीट हो गए, खरपतवार हो गए और फसल चक्र हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आपके मुख्य पोषक तत्व को जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं छात्रों। ठीक है, आइए इस टॉपिक को जो है अध्ययन किया जाए। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। परिचय जो है इंट्रोडक्शन जो है विभिन्न प्रकार के NUE को प्रभावित करते हैं, मतलब पोषक तत्वों को मुख्य पोषक तत्वों को प्रभावित करते हैं, जैसे अमोनिया वाष्पीकरण जो हमारे पौधों को जो है प्रभावित करते हैं। उसके बाद नाइट्रीकरण आपको हो गया, विनाइट्रीकरण हो गया, फिर स्थिरीकरण हो गया, लीचिंग हो गया, अपवाह हो गया, तापमान हो गया, मिट्टी का पीएच हो गया, मिट्टी की बनावट, वर्षा सिंचाई, मिट्टी की लवणता, जुताई, खरपतवार, कीट, रोग, पौधों से N जो है का हानि मतलब नाइट्रोजन का ह्रास होना, उसके बाद आग लगना, फसल चक्र हो गया, फसल पोषण हो गया, फसल की किस्म हो गया और नाइट्रोजन N जो है। ये जो मेन जो कारक होते हैं जो है ये जो है हमारे मुख्य पोषक तत्वों को जो है छात्रों बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं उनके विकास और संरचना और फलन फूलन में जो है। और अगर उनके पोषक तत्वों में अगर प्रभाव पड़ता है या उनको जो है सही तरीके से सही संतुलित मात्रा में अगर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो ये आप मान लीजिए जो है कि आपके उपज का आधा ही हिस्सा जो है आपको प्राप्त होगा जो है, जो कि किसानों को बहुत ही हानि उठाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और हमें सही जो है तरीकों को अपनाकर जो है मुख्य पोषक तत्वों को पौधों को जो है आसानी से अवशोषित करने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एक आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आवश्यक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए यह एक अभिन्न अंग होते हैं। मतलब जो हमारे मुख्य तत्व के बाद जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं वो भी जो है एक तरीके से हमारे मिट्टी के जीवन का एक मुख्य अवयव होते हैं छात्रों, जिसके द्वारा हमारे पौधों का अच्छे तरीके से विकास और क्या कहते हैं अच्छी उपज का एक तरीके से द्योतक होते हैं, जो कि हमारे आनुवांशिक सामग्री का हिस्सा न्यूक्लिक एसिड भी सहित होता है, जो हमारे पौधों का एक तरीके से ट्रांसप्लांट होना भी एक जो है आनुवांशिक का हिस्सा है, जिसके द्वारा जो है हमारे मुख्य पोषक तत्वों को जो है प्रभावित करने वाले कारक ये भी हैं, जिसके द्वारा जो है जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि क्रॉस बीट कराया गया या क्रॉसिंग कराया गया, तो ये जो है आनुवांशिक के थ्रू ही जो है ये चीज़ें छात्रों जो है संभव हो सकती हैं। नहीं तो अगर ये चीज़ें नहीं रहेंगी जो है तो किसी भी पौधे का पौधे में जो है आप क्रॉस नहीं करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद DNA और RNA और आवश्यक फसल उत्पादन के लिए वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है। डाई नाइट्रोजन N2 बड़ी मात्रा में जो है बनता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा नाइट्रोजन है जो है ये हमारे वायुमंडल में एक तरीके से विचरण करता रहता है और कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को जो है
कुछ ऐसे उनकी मूल ग्रंथियां होती हैं, उनकी जड़ें होती हैं जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को जो है एक तरीके से अवशोषित करके इकट्ठा करती हैं और पौधों को जो है प्रदान करती रहती हैं। ठीक है, जो कि इसमें अगर मुख्य फसलों में देखा जाए, जो दलहन वाली फसलें होती हैं वो आपके वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में बहुत ही उनका योगदान होता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन चक्र आपका आता है। अमोनिया का वाष्पीकरण जो पहला कारक है वो हम आपको बतला रहे हैं कि अमोनिया का वाष्पीकरण N हानि में A से 1 है। मतलब नाइट्रोजन का अमोनिया में बहुत ज़्यादा जो है वाष्पीकरण के द्वारा जो है नाइट्रोजन को वायुमंडल में उड़ जाता है, जिससे हमारे पौधे जो है उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावशाली हैं। वायुमंडल में अमोनिया की गैसें हानि है। लागू N का लगभग 40% भाग अमोनिया के कारण जो है नष्ट होता रहता है हमारा नाइट्रोजन जो है, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक जो है एक तरीके से मुख्य पोषक तत्व है। फिर आता है दूसरा जो है नाइट्रीकरण। ठीक है, नाइट्रीकरण क्या है? नाइट्रिफिकेशन अमोनिया का रूपांतरण है और नाइट्राइट और फिर से नाइट्रेट को संयंत्र को ग्रहण करने के लिए उपलब्ध कराता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारा अमोनिया है ये हमारे नाइट्रिफिकेशन को जो है एक तरीके से नाइट्रेट में और नाइट्राइट में रूपांतरण करके परिवर्तित करके जो है पौधों को प्रदान करता रहता है। ये भी जो है मुख्य कारक है, एक तरीके से मुख्य पोषक तत्वों को जो है प्रभावित करता है। फिर उसके बाद अनाइट्रीकरण आता है। ये भी कारक है मुख्य पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले। विनाइट्रीकरण नाइट्रेट का रूपांतरण है। नाइट्रस ऑक्साइड या डाइना नाइट्रोजन की सहायता से डीनाइट्रिफिकाइड और बैक्टीरिया और संबंधित एंजाइम इनके साथ विनाइट्रीकरण होता है। संतृप्त मिट्टी में जहां अपर्याप्त ऑक्सीजन होता है, श्वसन के लिए रोगाणुओं के उपलब्ध हैं, सूक्ष्म जीव नाइट्रेट का उपयोग इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है करते रहते हैं। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है जो हमारा अनाइट्रीकरण है ये एक तरीके से जो है जो हमारे मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व के मतलब कीड़े पाए जाते हैं या रोगाणु पाए जाते हैं जो कि वो कई जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों से अभिक्रिया करके जो है वो नाइट्रेट के रूप में जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है वो पौधे अपना अवशोषित करते रहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका स्थिरीकरण। ठीक है, स्थिरीकरण में जो है अकार्बनिक एन, नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम। ठीक है, ये जो तीनों हमारे तत्व हैं ये अनाइट्रीकरण एन में जो है आते हैं और सूक्ष्म जीवों द्वारा आत्मसात और अस्थायी रूप से वह एन पौधों को उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। फिर स्थिरीकरण केवल तभी संभव है जब एन का रेशियो सी का रेशियो एन के अनुपात को 35 से अधिक है और दूसरी ओर निम्न सी अनुपाते एन है अनुपात से खनिजीकरण होता है और सी अनुपाते एन अनुपात 20 से 30 है। खनिजीकरण और बीज एक संतुलित स्थिति का स्थिरीकरण जो है करता रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर ये हमारा इसका अनुपात अगर घटता और बढ़ता है तो वहाँ पे हमारा जो है स्थिरीकरण जो है नाइट्रोजन का बहुत ही कम हो पाता है। और जो अमोनिया के द्वारा जो है हमारा जो नाइट्रोजन है ये एक तरीके से जो है वाष्पीकरण के थ्रू जो है नष्ट होता रहता है, इसका ह्रास होता रहता है। तो ये भी जो है हमारे मुख्य पोषक तत्वों को प्रभावित करने की जो है मुख्य कारक होते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन उपयोगिता को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसकी क्षमता क्या है, वातावरणीय कारक क्या है, तो वो चीज़ों में जो है जो आपका तापमान आता है जो है वो हम आपको बतला रहे हैं कि तापमान में उतार चढ़ाव न केवल एन को प्रभावित करता है चक्र लेकिन पौधों को भी प्रभावित करता रहता है। मतलब यहाँ पे चक्र का मतलब ये हुआ छात्रों जो है कि फसल चक्र आपका ये भी जो है जब आपका तापमान उतरता और चढ़ता है तो उस समय जो है हमारा एन नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावित होता है। गर्मी के टाइमिंग में जो है एन हमारा जो है सबसे ज़्यादा वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है और
फिर उसके बाद जो हमारी फसल चक्र है वो हमारे पौधों को जो है अच्छे तरीके से जो है प्रभावित करता है। फिर तापमान वृद्धि जड़ वृद्धि को प्रभावित करती है, पोषक तत्वों पर दबाव डालती है और पौधों द्वारा पानी का अवशोषण और फसल को कम करता है और उत्पादन में वृद्धि तापमान न केवल यूरिया हाइड्रोलिसिस को बढ़ाता है दर, लेकिन पीएच भी जो है वह हमारा बढ़ता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमारा तापमान अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो जो हमारे पौधों की जड़ की वृद्धि है वो एक तरीके से धीमी गति हो जाएगी और वो पौधों को अच्छे तरीके से जो है प्रभावित करेगा। फिर उसके बाद ये जो है आगे चलकर जो हमारा मुख्य पोषक तत्व है छात्रों, जो है ये जो तापमान हमारा है ये मुख्य पोषक तत्वों के ऊपर दबाव डालता है कि वो किस तरीके जो है हमारे पौधे उसे अवशोषित करें, और अवशोषित करने में जब तापमान ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पे पौधे सही तरीके से जो है मुख्य पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शुष्क अवस्था के द्वारा जो है और मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है वो पौधों के समीप जो है नहीं पहुँच पाते हैं। फिर उसके बाद उत्पादन में भी वृद्धि का एक तरीके से तापमान जो है अगर ज़्यादा होने पर भी जो है उत्पादन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा अमोनिया में रूपांतरण की दर, इसलिए अमोनिया का वाष्पीकरण होगा। गर्म मृदा जल अधिक अमोनिया गैस धारण ही कर सकता है के रूप में तापमान ठंडा हुआ तो अस्थिरता नहीं रुकेगी। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर वहाँ पे तापमान की स्थिति अगर ज़्यादा है तो अमोनिया हमारा जो है उस तरीके से वर्क या काम जो है नहीं कर पाता है और गैसों का धारण भी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। मगर अमोनिया जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तापमान में भी अच्छे तरीके से जो है वो नाइट्रोजन को स्थिर रखने की क्षमता रखता है, मगर ज़्यादा तापमान होने के कारण जो है वो नाइट्रोजन को जो है स्थिर नहीं रख पाता है जो है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका दूसरा कारक जो है, चौथा या पांचवा कारक वर्षा एवं सिंचाई जो है। वर्षा और सिंचाई पोषक तत्व के निक्षालन को प्रभावित करती है। अपवाह और विनाइट्रीकरण जब हम सिंचाई करें या अवांछित वर्षा की स्थिति उत्पन्न करें तो यूरिया डालने के बाद यूरिया बढ़ता विघटन और हाइड्रोलिसिस दर को बढ़ाता रहता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो किसान भाई है छात्र जो है वो करते क्या हैं कि जब वो सिंचाई करते हैं तो उसके बाद जो है वहाँ पे यूरिया का छिड़काव करते हैं अपने फसलों पर। फिर अगर अस्थित अवस्था में अगर अवांछित वर्षा हुई जो है तो उसके बाद भी जो है किसान अपने फसलों में यूरिया का छिड़काव करते हैं, जिससे उन्हें जो है अच्छी नमी मिले और यूरिया अच्छे तरीके से पौधे अपने अवशोषित करें और अच्छा जो है पौधों का विकास हो। फिर आता है इसमें वृद्धि होगी मिट्टी के घोल में अमोनिया का सांद्रता इसे निक्षालन अपवाह आदि के प्रति संवेदनशील बनाता है और अस्थिरता करता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो अमोनिया का सांद्रता है वो धीरे धीरे उसे जो है कम करता रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद आग आता है, फायर जो है, जो कि ये भी जो है हमारे मुख्य पोषक तत्वों को जो है प्रभावित करता है। जहाँ पे जैसे जंगलों में अगर आग लग जाती है तो उसमें कई ऐसे पौधे या न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे मिट्टी में जो है जब ज्वलनशीलता उत्पन्न होती है या आग लगता है तो वो भी धीरे धीरे उनका ह्रास हो जाता है, तो जिससे हमारे आगामी पौधों को लेने में भी जो है काफ़ी जो है हमें मेहनत या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे जंगल की आग, निर्धारित आग और फसल अवशेष जलाने से मिट्टी के रासायनिक और भौतिक जैविक पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मतलब प्रभाव पड़ता है। और खनिज गुण सालाना 800 से 1200 लाख टन पौधों के अवशेष को निपटान किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर जंगल में अगर आग लग गया जो है तो वहाँ पे हमारा रासायनिक, भौतिक और जैविक दोनों चीज़ का ह्रास होता है, जिससे हमारे पौधों पर बहुत ही बुरा जो है प्रभाव पड़ता है।
जलना कम तीव्रता वाली आग पोषक तत्वों के जमाव के कारण लाभकारी और मिट्टी और पोषक तत्वों की उपलब्धता और पीएच में जो है वृद्धि कर देते हैं। मतलब अगर उस जगह जो है अगर आग जली तो ये आप मान लीजिए जो है कि वहाँ पे जो है मुख्य पोषक तत्वों की कमी और पीएच की मात्रा हमेशा बढ़ जाती है। फिर आपका आता है लीचिंग। ठीक है, लीचिंग पानी का बहाव है और जड़ क्षेत्र से पोषक तत्व सक्रिय रूप से एन में से नाइट्रेट लीचिंग के प्रति अधिक संवेदनशील। इनमें से एक मिट्टी नाइट्रोजन हानि के मुख्य मार्ग समाधान लीचिंग घटे की सीमा लागू करने का एन का मात्रा 10% से 20% तक होता है। मतलब लीचिंग के प्रक्रिया में क्या है छात्रों जो है कि जो हमारा एन है वो केवल जो है 10 से 20% तक जो है बचता है, क्योंकि लीचिंग के प्रक्रिया में जो है एक तरीके से देखा जाए कि पानी के बहाव के साथ जो है हमारा मुख्य पोषक तत्व भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो वहाँ भी जो है हमें मुख्य पोषक तत्वों की कमी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है हमारे पौधों को छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद इस पर लगने वाला ऋणात्मक आवेश ऐसे बनता है कि लीचिंग के प्रति संवेदनशील, क्योंकि मिट्टी में भी ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं जो है, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि हमारे क्षारीय और लवणीय भूमियों में जो है जो भी प्रक्रिया अगर किसान भाई अपनाते हैं छात्रों जो है तो वो अपने मिट्टी के सुधार के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए लीचिंग की प्रक्रिया को वो अपनाते हैं, क्योंकि वो जो है एक तरीके से अपने प्लॉट में पानी को भर देते हैं और उसे जो है क्या कहते हैं जुताई करके छोड़ देते हैं 1 से 2 दिन। जब उसके ऊपर जो है सफ़ेद कलर का अगर आवरण बन जाता है तो उसे लीचिंग के माध्यम से कहीं बाहर निकाल दिया जाता है, तो वहाँ पे आपकी मिट्टी बहुत ही अच्छी जो है वहाँ पे बनती है और उसकी उर्वरता भी अच्छी बनती है छात्रों। ठीक है, ये भी एक प्रक्रिया जो है हमारे मुख्य पोषक तत्वों को प्रभावित करने के कारक है छात्रों। फिर उसके बाद आता है खरपतवार, कीट और बीमारियां। ठीक है, खरपतवार, कीट और बीमारियां न केवल प्रभावित करती हैं उत्पादन की गुणवत्ता, लेकिन एनयूई को भी प्रभावित करती हैं। एक तरीके से एन की मांग को प्रभावित करना, अत्यधिक एन प्रभावित करता है कीटों और रोगों के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता। कीट पर्याप्त एन वाले पौधों पर निर्भर करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारे खरपतवार और कीट और बीमारियां हैं ये हमारे फसल को और मुख्य पोषक तत्व को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करते हैं, क्योंकि अगर इनके लगने से जो है हमारी जो मुख्य फसल होती है उसके उत्पादन में जो है कमी आ जाती है छात्रों, क्योंकि जो हमारे खरपतवार, कीट और बीमारियां हैं ये हमारे मुख्य पोषक तत्वों का बहुत ही ज़्यादा अवशोषण करते हैं, जिससे जो है क्या कहते हैं वहाँ पे हमारे मुख्य पोषक तत्व को जो है क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, जिससे उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। ये भी जो है एक तरीके से प्रभावित करने के कारक हैं। ठीक है, फिर कम नाइट्रोजन के बदले आपूर्ति या एन पुनर्प्राप्ति क्षमता कम हो जाएगी। खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं अंतरिक्ष, वायु, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए पौधों का साथ कुछ खरपतवार एन के प्रति अधिक प्रतनशील या प्रतिक्रियाशील और फसलों की तुलना में इस प्रतियोगिता का परिणाम उपज अंततः एनयूई में गिरता रहता है। मतलब उसके जो न्यूट्रिएंट्स के जो फैक्टर हैं, कारक हैं, वो धीरे धीरे जो है गिरते रहते हैं, क्योंकि खरपतवार जो है नाइट्रोजन का बहुत ही ज़्यादा जो है अवशोषण करते हैं। अगर आप कभी भी अपने खेतों या प्लॉट में जाएं जो है, अगर वहाँ पे मुख्य फसल के साथ अगर खरपतवार, अगर कीट या बीमारियाँ लगी हुई हैं तो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी जो है कि एन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से जो वहाँ पे खरपतवार है उसकी जो है पत्तियाँ काफ़ी हरी और फैली हुई दिखेंगी, और जो आपका मुख्य पोषक तत्व है उसकी पत्तियाँ जो है आपकी जो है ये फसल आपको ऐसा लगेगा कि इसमें पूरी बीमारी एक तरीके से घेरी हुई है। ठीक है, ये भी आपके मुख्य पोषक तत्व के प्रभावित करने के मुख्य कारक है छात्रों। फिर उसके बाद जुताई आपका आता है, टीलेज जो है जुताई फसल एन को प्रभावित करके एनयूई को प्रभावित करती है, और जिस
मिट्टी की जुताई का कोई मिट्टी सीधा प्रभाव पड़ सकता है। मृदावातन, अपघटन सहित कुछ गुण अवशोषण की दर, मिट्टी का तापमान, संरचना, माइक्रोबियल गतिविधियां, एन खनिजीकरण और नमी, ये बढ़ने के लिए जिम्मेदार N2O का उत्पादन करती रहती हैं। जहाँ पे जुताई अगर छात्रों वहाँ पे हो रही है तो वहाँ पे कभी कभार क्या रहता है कि हमारे कुछ मुख्य पोषक के तत्व के साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कुछ जो तत्व होते हैं वो जो है एक तरीके से अपघटन और क्या कहते हैं माइक्रोबियल गतिविधियों के द्वारा जो है नष्ट होते रहते हैं। वो भी जो है हमारे मुख्य पोषक तत्वों को प्रभावित करते हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद मृदा आधारित जो कारक आते हैं, मिट्टी का पीएच आपका, फसल उत्पादन और इन हानियों पर चर्चा करते समय मिट्टी का पीएच का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे ही पीएच गिरता है मिट्टी का अम्लीकरण होगा, इससे कमी आएगी। पौधों द्वारा नाइट्रोजन ग्रहण करना और नाइट्रोजन का कम करना क्षमता का उपयोग करें। मिट्टी का पीएच भी होता है। अमोनिया वाष्पीकरण के लिए भी जो है ज़्यादातर वाष्पीकृत होकर जो है नाइट्रोजन हमारा उड़ता रहता है, जो कि पीएच के परिवर्तन होने पर जो है कई चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। मुख्य पोषक तत्व पर प्रभाव पड़ता है और उस प्लॉट में जो आप अपनी मुख्य फसल लिए हुए हैं उस पर भी वो है प्रभाव पड़ता है छात्रों। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि आप जब अपनी फसल में अगर मिट्टी में अगर आपकी प्रॉब्लम है, मिट्टी में आपको दिक्कत है, तो मिट्टी की टेस्टिंग आप कराकर तब उसमें आप जो है फर्टिलाइज़र का उपयोग करिए। ठीक है, ये वैज्ञानिकों का निर्देश होता है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मृदा संरचना आपका। नाइट्रोजन उपयोगिता क्षमता भी प्रभावित होती है। मिट्टी की बनावट, चाहे वो मिट्टी अच्छी बनावट वाली हो या मोटे बनावट वाली हो या कम पानी और पोषक तत्व धारण करने वाले हों, तो ये भी एक तरीके से हमारे मुख्य पोषक तत्व को जो है प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद क्षमता जो है, खराब मिट्टी की बनावट, उच्च थोक घनत्व, मिट्टी सतह की सीलन और पपड़ी, खराब वातन और जल ठहराव से NUE में कमी आएगी। यदि हम लीचिंग के माध्यम से इन हानि के बारे में बात करें तो ये आप समझ लीजिए छात्रों जो है कि जो हमारा जल का ठहराव हो रहा है ये हमारे मुख्य पोषक तत्वों की जो है एक तरीके से वाष्पीकरण के थ्रू जो है वायुमंडल में जो है इसका अवशोषण हो रहा है, तो जिससे हमारे पौधों को जो है मुख्य पोषक तत्वों सही तरीके से उन्हें संतुलित मात्रा में नहीं मिल पाती है। फिर यह स्पष्ट रूप से है कि मिट्टी की बनावट पर निर्भर करता है, जो कि अधिक बारीक बनावट वाली मिट्टी की तुलना में मोटे बनावट वाली मिट्टी जो है बहुत अच्छी मानी जाती है छात्रों। मिट्टी क्योंकि मोटे बनावट वाली मिट्टी में जल निकासी आसानी से होती है। दूसरी ओर विनाइट्रीकरण हानियां हैं की तुलना में महीन बनावट वाली मिट्टी में महत्वपूर्ण है। मोटे बनावट वाली मिट्टी क्योंकि बारीक बनावट वाली मिट्टी इसमें माइक्रोवोर कम और संख्या अधिक होती है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारी मोटे जो है मिट्टी वाले जो दाने होते हैं उसमें जो है एक तरीके से किसी भी पोषक तत्व को जो है ह्रास बहुत कम होता है, और बारीक मिट्टी में जो है पोषक तत्वों का और माइक्रोन्यूट्रिएंट का ह्रास सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें जो है जो हमने आपको पॉइंट बताया, वर्षा, खरपतवार, तापमान, ये सारी चीज़ें जो है जो मुख्य पोषक तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।